मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश के पतन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि फिरोज शाह तुगलक निस्संदेह रूप से तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन 38 वर्षों के लंबे शासन के बावजूद प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसका काल कोई बहुत महत्वपूर्ण काल के रूप में नहीं गिना जाता है और उसकी कुछ नीतियां राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। विशेष रूप से उसने दानशाला विभाग जो खोल रखा था, सामंतों को काफी छूट दे रखी थी, बहुत बड़े दासों का समूह यानी दीवाने बंदागान के नाम से उसने स्थापित किया। काफी खर्चीला बैठा, जो राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ये तमाम चीजें तो थी ही। उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां भी राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर बना दी थी। नतीजा यह हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के बाद बहुत तेजी से तुगलक वंश काल के गाल में चला गया। 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात जो भी उत्तराधिकारी हुए, वे उत्तराधिकारी अयोग्य उत्तराधिकारी के रूप में जाने गए, यानी कि वो इनकैपेबल रूलर सिद्ध हुए। यही वजह है कि बहुत ही जल्दी इनका पतन हो गया। एक के बाद दूसरे शासक आते गए और अस्थाई शासक के न होने से राज्यकाल के गाल में चला ही जाता है। भ्रष्टाचार, करप्शन राज्य में पूरी तरह अपने जड़ फैला चुका था और सामंत दूरस्थ प्रांत तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और जो महत्वाकांक्षी सामंत थे वो स्वतंत्र होने की ओर अपने कदम बढ़ा रहे थे। कमजोर शासकों की अगर हम देखते हैं तो 1388 ईस्वी से 89 मात्र एक साल के पीरियड तक तुगलक शाह द्वितीय ने शासन किया। उसके तुरंत बाद अबू बकर मात्र एक साल 1389 से 90 साल के काल का जो समय है इसमें उसने शासन किया। हाँ, उसके बाद मोहम्मद शाह ने एक लंबा शासन किया, लेकिन वह भी मात्र 4 वर्षों का, 1390 से 94 ईस्वी तक। मोहम्मद साहब का काल प्रशासन की ओर आंख बंद करने वाला काल था। वह राग रंग और सुख सुविधाओं में व्यतीत करता था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर शासक था और उसने राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। सामान्य जनता के बीच में असंतोष की भावना धीरे धीरे बढ़ती चली। राज्य का खजाना धीरे धीरे खाली होता चला गया और 4 साल
के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो खजाना काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाने के कारण खाली हो चुका था। उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जो मोहम्मद शाह का पुत्र था, गद्दी पर बैठा। लेकिन ये 1.5 महीने के अंदर 6 वीक्स, 1.5 महीने के अंदर ही अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात उसका छोटा भाई नसीरुद्दीन महमूद शाह 1394 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह भी एक अयोग्य शासक ही सिद्ध हुआ। इस काल में जैसा कि अभी मैंने बताया था कि दूरस्थ प्रांत और जो शक्तिशाली होते हुए प्रांत डिसइंटीग्रेशन यानी कि विखंडन की प्रक्रिया को बल देने लगे। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत अपने बहुत से छोटे राज्यों के रूप में बंटने लगा। बहुत से प्रांत स्वतंत्र होने लगे और खानदेश स्वतंत्र हो गया, गुजरात स्वतंत्र हो गया, मालवा अलग होने लगा, राजस्थान यानी राजपूताना के क्षेत्र भी अब दिल्ली सल्तनत के बंधन से मुक्त होने लगे। बुंदेलखंड इसी प्रकार, बुंदेलखंड और जौनपुर भी तुगलक वंश के छत्र छाया से अलग होने लगे। यहां तक कि पंजाब जो सबसे समृद्ध प्रदेश था वह भी अब स्वतंत्र होने लगा। जब राज्य कमजोर हो चुका था, अर्थव्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी थी, ऐसी परिस्थितियों में 1398 ईस्वी में समरकंद यानी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का शासक तैमूर लंग भारत पर शासन किया, भारत पर आक्रमण किया। वह दिसंबर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वह दिल्ली के बाहर ही था, तभी नसीरुद्दीन महमूद शाह ने उसे रोकने के लिए एक सेना लेकर उसका सामना किया, मगर महमूद शाह मध्य एशिया के इस आक्रमणकारी के सामने टिक न सका और बुरी तरह पराजित हुआ। वह मात्र पराजित ही नहीं हुआ, बल्कि वह दिल्ली छोड़ करके अपने वजीर के साथ भाग लिया, दिल्ली से बाहर भाग गया। और वह तब तक बाहर रहा जब तक कि तैमूर की मृत्यु नहीं हुई, यानी कि 1405 ईस्वी तक वह दिल्ली में कदम नहीं रखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जब दिल्ली पर तैमूर ने आक्रमण किया तो दिल्ली में कोहराम मच गया। 15 दिनों तक वह दिल्ली में रहा, दिल्ली को खूब लूटा, विरोध करने वालों को और धार्मिक उन्माद दोनों को जोड़ करके उसने दिल्ली में कत्ले-आम मचा दिया। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, उनकी लाशें दिल्ली की सड़कों पर पड़ी रही। तो संपत्ति को लूटा, कत्लेआम मचाया और 1 जनवरी 1399 को जब वह वापस लौटने लगा तो रास्ते में पड़ने वाले तमाम
शहरों को उसने लूटा। इसमें फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और उत्तर में जम्मू के प्रदेशों को भी लूटा और काफी संपत्ति लूट के ले गया। तैमूर का पहला उद्देश्य भारत पर विजय प्राप्त करना न होकर भारत की संपत्ति को लूटना था और उसमें उसने पूरी सफलता हासिल की। तो इस प्रकार तुगलक वंश के कमजोर होते हुए शासन पर, कमजोर हो गए राज्य पर तैमूर ने ऐसा प्रहार किया कि राज्य पूरी तरह धराशायी हो गया। हालांकि 1412 ईस्वी तक नसरुद्दीन महमूद शाह जीवित रहा, लेकिन वह टिमटिमाते हुए लौ की तरह शासन कर रहा था और उसके मृत्यु के मात्र 2 वर्षों के पश्चात यानी कि 1414 ईस्वी में खिज्र खां नामक एक व्यक्ति ने एक दिल्ली पर अपना अधिकार कायम करके एक नए वंश की स्थापना की जो सैयद वंश के नाम से जाना जाता है और इस तरह तुगलक वंश का शासन है पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। धन्यवाद। आज इतना ही।